अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज 2-3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का फेरबदल किया, और फेरबदल क्या लगता है जैसे सुनामी की तरह का परिवर्तन किया उन्होंने, सब एक ऊपर से नीचे तक सब बदल डाला, तो उसकी चर्चा तो अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में हो चुकी, लोग उसके बारे में बात कर चुके। लेकिन और हो सकता है आपको उसके बारे में राई रत्ती खबर हो, सब छप गया, सब पढ़ लिया आपने, आपकी जानकारी में है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ मंत्रिमंडल के सिलसिले से, और मैं समझता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ जो आपके पास हैं उसमें थोड़ी सी वृद्धि मेरी ओर से भी अगर संभव हो तो मैं चाहता हूँ कि हो जाए। मंत्रिमंडल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए, किसको ना बनाए, या किसको बना के रखा हुआ हो निकाल के बाहर कर दे। तो ये इस पर प्रश्न नहीं है, प्रधानमंत्री का अधिकार है और उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग अधिकार होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब अपने अधिकार का प्रयोग किया उस समय एक बहुत बड़ी चीज़ हिंदुस्तान के सिर पर सवार थी, अब भी है, और वो है कोरोना। पूरा मंत्रिमंडल ऐसा लगता है जैसे कोरोना के प्रभाव में है। चपेट में आना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोरोना का असर उस मंत्रिमंडल पर है। वरना आप सोचिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहा था, पर्यावरण मंत्रालय जिसकी वजह से कोरोना को रोका जा सकता था अगर उसकी नीतियां ठीक से अमल में लाई गई होती, शिक्षा मंत्रालय जहां छात्र परेशान घूम रहे थे कि किसी तरह इम्तहान हो या हो कि न हो, या अगर हो और न हो दोनों स्थितियों में परिणाम कैसे आएँ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया वो, या दूसरे आईटी का जो मंत्रालय था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूरसंचार और तकनीक का जो मंत्रालय था, सब पर एक ओर से कोरोना का असर दिखाई देता है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री भले ये स्वीकार न करें, कभी न कहें कि उन्होंने कोरोना के असर में ये मंत्रिमंडल का फेरबदल किया है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर नहीं है। ये असर उनके ऊपर निश्चित रूप से था, और मैं आपको बताता हूँ कि वो असर कैसे रहा होगा। जब प्रधानमंत्री ने कई राज्यपालों की नियुक्ति कर दी नए, तो ये सिलसिला शुरू हो गया, और उसके पहले भी बैठकें चल रही थी कि कैसे मीटिंग होगी, कैसे कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कितने किस वर्ग के मंत्री होंगे, किस राज्य में चुनाव है वहाँ कौन मंत्री बनाया जाएगा, ये सब चर्चाएं चल रही थी। जब प्रधानमंत्री ने परिवर्तन किए तो समझिए कि 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई एक दिन में, 43, और उसमें से 38 लोग ऐसे थे जो पहली बार मंत्री बने, उसके पहले वो मंत्री थे ही नहीं कभी। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा परिवर्तन रहा होगा। और 7 लोगों को उन्होंने तरक्की दे दी। कोरोना के दौरान उनका कामकाज बहुत अच्छा पाया गया, और दूसरे ढंग से भी उन्होंने देखा होगा, तो 7 लोगों को प्रमोट कर दिया गया। वो पहले राज्य मंत्री थे, पूर्ण मंत्री का दर्जा उनको मिल गया। तो और 11 महिलाएं, इसमें जो भारत के इतिहास में कभी 11 महिलाएं एक साथ किसी एक मंत्रिमंडल में रही हों, नहीं हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ प्रधानमंत्री ने की। अब देखिए कि क्या क्या हुआ इसमें ये सबसे ख़ास बात थी कि प्रधानमंत्री को चुनौतियां देना बहुत पसंद है, और वो चुनौती अक्सर देते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, कुछ जुमले इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें कह देते हैं, और लोग उसके बाद परेशान घूमते रहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो अब इसके पीछे लगो, पता लगाओ कि ऐसा है कि नहीं है। अब वो नाले में गैस हो कि सिकंदर का पटना आना हो कि बादल में राडार हो कि कुछ भी हो, प्रधानमंत्री को जो कहना था उन्होंने कह दिया। गणेश जी की मूर्ति के उनके सिर का
प्लास्टिक सर्जरी करा दी और हेड सर्जरी, हेड इम्प्लांट करा दिया, ये भी कह दिया प्रधानमंत्री ने। सब कह देते हैं वो, और लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री नासमझी में ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल सोच समझकर हर बात करते हैं, और उसके बाद आपके ऊपर है, वो चुनौती की तरह आपके ऊपर एक गेंद, जैसे बहुत तेज गेंदबाज होता है क्रिकेट के खेल में, और वो आता है दंदनाता हुआ और हाथ घुमाकर जो गेंद फेंकता है, तो सामने वाले पर है कि वो उस गेंद से कैसे खेले, उसको कैसे खेले, वो ग्लांस करे कि पुल करे कि क्या करे, उसके ऊपर। तो इसके लिए गेंदबाज को आप दोषी क्यों मान लें? गेंदबाज ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो एक गेंद फेंक दी, उन्होंने एक चुनौती आपके सामने पेश कर दी। अब आप जानिए कि आप उस चुनौती से कैसे निपटेंगे। प्रधानमंत्री ने एक चुनौती नई पेश कर दी इस मंत्रिपरिषद ने, जब फेरबदल किया तो एक नई चुनौती पेश कर दी। जो शिक्षा मंत्री थे भारत के, रमेश पोखरियाल निशंक जी, कविताएं लिखते हैं, उनकी 20 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और उनको बहुत बड़ा लेखक भी माना जाता है। एक ख़ास वर्ग है जिसमें निशंक जी से बड़ा कवि लेखक शायद दूसरा कोई हो भी ना। और विश्वविद्यालयों के लिए ये बहुत आसान था, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री थे, तो उसके निशंक जी की रचनाओं पर, निशंक जी के कहने पर, निशंक जी के की किताबों पर चर्चाएं हों, और उस पर सम्मेलन आयोजित किए जाएं, और उस पर पीएचडी करें लोग। ये सब हो रहा था, और ये बहुत आसान था क्योंकि निशंक जी की किताबें थीं। अब उन्होंने कहा कि ये चुनौती तो लगता है लोगों ने समझ ली, अब एक नई चुनौती पेश की जाए। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बना दिया। अब करिए आप पीएचडी। उन्होंने कोई किताब ही नहीं लिखी, उन्होंने ऐसा कोई दावा भी नहीं किया। वो पेट्रोलियम के मंत्री थे पहले केंद्र सरकार में, इसी मोदी सरकार में ही, और उनके नाम एक उपलब्धि है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। इसके अलावा तो कोई उपलब्धि नहीं, तो आप पीएचडी कर लीजिए। आपको जितना आसान आप समझ रहे थे कि शिक्षा मंत्री को उनको पटाना या उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके उनको अपने हक में कर लेना और उनसे अपने मतलब के फैसले करवा लेना, अब करवा के देखिए। प्रधानमंत्री जी ने एक चुनौती आपके सामने रख दी। अब इस चुनौती का मुकाबला वो कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे? किताबें आप लिखवा नहीं सकते किसी से ज़बरदस्ती। वो नई शिक्षा नीति के निर्माता अगर कह के आप निशंक जी को आगे बढ़ा रहे थे, तो प्रधान जी को क्या कहेंगे? स्कूल की फीस उसी तरह बढ़े जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा तो फिर प्रधान जी के बारे में आप क्या करेंगे? प्रधान जी क्या करेंगे इसमें? नई शिक्षा नीति कहाँ जाएगी? उसकी दिशा क्या होगी? क्या बिना लिखे पढ़े, बिना कोई एक किताब लिखे, प्रधान जी को भी वही महारत हासिल होगी शिक्षा के क्षेत्र में जो निशंक जी को थी? ये एक प्रश्न है और चुनौती है। प्रधानमंत्री ने आपके सामने रख दी है कि आप नई प्रतिभाएं ढूंढिए जो प्रधान जी की प्रतिभा पहचान कर उसके बारे में काम कर सके। ये तो हुआ एक मसला। दूसरा जो सीधे सीधे कोरोना से जुड़ता है, वो जो स्वास्थ्य मंत्री थे और वो पढ़े लिखे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे तमाम चीज़ें हो रही थी। पल्स पोलियो अभियान जब शुरू हुआ था तो डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सुर्खियों में था और दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री ने एक चुनौती पेश कर दी। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी अब मंत्रिमंडल में नहीं हैं, उनकी जगह मनसुख मंडाविया जी स्वास्थ्य मंत्री होंगे। अब लोगों ने तलाश करना शुरू किया कि ये मंडाविया जी कहाँ से आ गए, ये तो डॉक्टर भी नहीं है, और डॉक्टर नहीं है तो ये कोरोना कैसे समझेंगे। और कुछ लोग तो नासमझी में ये कहते रहे कि मंडाविया जी को उनके पुराने ट्वीट निकाल के दिखाते रहे कि इनको तो अंग्रेज़ी नहीं आती है, ये महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहने की जगह नेशन ऑफ द फादर कहते हैं या कुछ भी करते हैं। तो वो पुरानी चीज़ें खंगाल कर निकाल रहे हैं और नासमझी में मंडाविया जी की आलोचना कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने जो चुनौती रखी है वो इसी सिलसिले में है। सबको मालूम है कि कोरोना पढ़ा लिखा नहीं है, कोरोना को अंग्रेजी नहीं आती, तो उससे अंग्रेजी आने या ना आने से कोरोना की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। इसका मतलब अगर अंग्रेजी ना आती हो और आप कुशल स्वास्थ्य मंत्री की तरह अपना काम कर सकें तो उससे अच्छा क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया कि अंग्रेजी पर आपकी निर्भरता बिल्कुल गलत है, कम होनी चाहिए। उन्होंने नहीं कहा ऐसा, लेकिन अकबर इलाहाबादी वहीं इलाहाबाद में पैदा हुए, वहीं मरे भी, और ज़िंदगी भर वो शायरी भी तो करते ही रहे, लेकिन वो बहुत तहसीलदार भी रहे कुछ ज़माने तक, और उसके बाद वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज बन जाएं, लेकिन उनकी शायरी की वजह से उनको बनाया नहीं गया। वैसे वो अंग्रेज़ी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और अपना विजिटिंग कार्ड अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेज़ी में छपवा रखा था। उनको लग रहा था कि शायद अंग्रेज़ी में छपने की वजह से उनका काम आसान हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगी, और वो उच्च न्यायालय के जज, न्यायाधीश बन जाएंगे। अंग्रेज़ों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कोरोना को अंग्रेज़ी से नहीं पड़ता, अंग्रेज़ों को भी हिंदुस्तानियों की अंग्रेज़ी से फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं बनाया उन्होंने, और ये बात सबको मालूम है। तो अंग्रेज़ी जानने न जानने से कुछ नहीं होता है। आप अंग्रेज़ी जानेंगे तो, नहीं जानेंगे तो, कोरोना की समस्या है, उससे उसी ढंग से निपटना पड़ेगा। अब देखिए कि ये जो अंग्रेज़ी है वो किसी और दीगर ज़बान की तरह ही है, उर्दू की तरह ही समझ लीजिए, हिंदी की तरह, जिसमें खड़ी बोली जो एमए करके निकल जाते हैं उनसे भी कभी कभी दो वाक्य लिखने में, सही लिखने में चूक हो जाती, मात्राएं गलत हो जाती हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो साहित्य को अपना सब कुछ समझते हैं, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने तो कई बड़े लेखकों की पांडुलिपियाँ देखी हैं जिसमें वर्तनी की त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दाग देहलवी उर्दू के बारे में कहते थे कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो आप सीखना भी चाहेंगे तो एक वक्त लगेगा, और इतना वक्त प्रधानमंत्री के पास नहीं है। उनके पास तो अब 2.5-3 साल का वक्फा बचा है कि अगला आम चुनाव आने वाला है, उसके पहले भी तमाम चुनाव हैं, तो उनको ज़ुबान से कोई लेना देना नहीं है। उनको मालूम है कि ज़ुबान से कुछ नहीं होना है, और अगर नहीं होना है तो फिर पढ़े लिखे हर्षवर्धन घर में बैठ के मटर छीलें या आप कोरोना से लड़ें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पढ़ लिख कर भी वही करना है तो बिना पढ़े लिखे, बिना अंग्रेज़ी जाने आप क्यों नहीं वही काम कर सकते हैं, और बेहतर क्यों नहीं कर सकते? सवाल नेतृत्व का है, और प्रधानमंत्री को लगा कि मनसुख मंडाविया में वो क्षमता, वो प्रतिभा है कि वो बिल्कुल सही ढंग से चीज़ें समझकर कर सकते हैं। अब मनसुख मंडाविया जी का ये देखिए आप कि उन्होंने खुद ही कहा एक ट्वीट में कि ट्रे विल बी सक्सेस। अब जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी में वो ट्राई नहीं लिख पाए, उन्होंने TRAY लिख दिया, ट्रे। उससे क्या फ़र्क पड़ा? जब आपने ट्रे विल बी सक्सेस पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आया कि वो कह रहे हैं प्रयास करो, सफलता मिलेगी। और यही बात एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने चुनौती के रूप में मनसुख मंडाविया जी के सामने रख दी है, और मनसुख मंडाविया को मालूम है ट्रे विल बी सक्सेस। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल वाली बात अभी पूरी नहीं हुई है।
सब लोगों ने कह लिया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बचा हुआ है जो मुझे लगता है कि मुझे पैबंद की तरह जोड़ ही देना चाहिए। थोड़ा ख़राब दिखेगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ना आपकी सेहत पर पड़ता है ना हमारी। तो अगले अंक में फिर मंत्रिमंडल पर ही एक छोटी सी चर्चा और करेंगे, और उसके बाद किसी अन्य विषय पर। तो तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।